तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है नियंत्रण का क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो उत्तर संगठन अथवा प्रशासन में नियंत्रण की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। बिना नियंत्रण के कोई भी संगठन अथवा कोई भी समुचित रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। तो बिना नियंत्रण के कोई भी संगठन अथवा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन समुचित रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। नियंत्रण की व्यवस्था का उद्देश्य यह देखना होता है कि संगठन अथवा प्रशासन की इकाई के कर्मचारी दिए गए निर्देशों, आदेशों और नियमों के अनुरूप काम कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि इस प्रकार की देखभाल न की जाए तो स्वाभाविक है कि संगठन अथवा कार्यालय का काम अव्यवस्थित एवं शिथिल हो जाएगा। नियंत्रण के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से नियंत्रण के विस्तार का प्रश्न उठता है। एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य क्षमता पूर्वक अधीक्षण कर सकता है। यह नियंत्रण विस्तार की समस्या परिभाषिक रूप में, जैसा कि डिमॉक का कथन है, नियंत्रण का विस्तार किसी उद्यम के मुख्य निष्पादक तथा उसके मुख्य साथी कार्यालयों के बीच सीधे अथवा स्वाभाविक संचालन की संख्या व क्षेत्र है। नियंत्रण के विस्तार को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि प्रबंध विस्तार, पर्यवेक्षण का विस्तार, अधिकार का विस्तार आदि। नियंत्रण विस्तार के सिद्धांत के अनुसार किसी भी अधिकारों के नियंत्रण का क्षेत्र केवल उतना ही रखना चाहिए जितना वह कुशलतापूर्वक संभाल सकता है। अधिकारी की सामर्थ्य से अधिक या कम क्षेत्र का होना उचित नहीं है। मानवीय ध्यान क्षेत्र सीमित होता है, अतः कोई भी एक पदाधिकारी कर्मचारियों की असीमित संख्या का भलीभांति निरीक्षण नहीं कर सकता है। जॉन डी मिलेट ने ठीक ही लिखा है कि अनुभव और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी भी प्रशासकीय अधिकारी की पर्यवेक्षण क्षमता की सीमा रहती है। यदि अधिकारी के सामर्थ्य से कम नियंत्रण क्षेत्र रखा जाए तो भी वह अनुचित है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अधिकारी की क्षमताओं और सामर्थ्य का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि नियंत्रण विस्तार की सीमा कितनी होनी चाहिए। इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। जहां नियंत्रण क्षेत्र का असंतुलित विस्तार हानिकारक है, वहां क्षेत्र का बहुत सीमित होना भी बुरा है। हेनरी फ्योल का मत है कि एक बड़े उद्यम के शिखर स्थिति प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। एल उर्बिक का विचार है कि उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 होगी व निम्न स्तर कर्मचारियों के लिए 8 या 12। ग्रे क्यूनस ने लिखा है कि कोई उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता है। सैनिक संगठन के संबंध में सर हैमिल्टन ने एक बार कहा था, एक औसत मानव मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है। स्पष्ट है कि नियंत्रण विस्तार की सीमा के संबंध में कोई एक सुनिश्चित मत नहीं हो सकता है। कर्मचारियों की आदर्श संख्या की खोज करना जिस पर कि एक उच्च अधिकारी नियंत्रण रखने में सक्षम हो, निरर्थक है। प्रशासन की गतिशीलता ही प्रशासन की सफलता की परिचायक है। यह बहुत कुछ शीर्ष अधिकारी की योग्यता, नेतृत्व कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करती है कि वह कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है। फिर भी विद्वान यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य प्रयत्नशील हैं कि नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की लंबाई क्या होनी चाहिए। सामान्य सहमति इस बात पर पाई जाती है कि प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित नियंत्रण क्षेत्र होता है और यदि इसका उल्लंघन किया जाए तो कार्य के अवरोध होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। नियंत्रण विस्तार में 4 तत्वों के कारण विविधता उत्पन्न होती है। पहला फंक्शन यानी कार्य, दूसरा काल या समय या टाइम, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, स्थान प्लेस और स्पेस। मीनिंग क्या है? स्पैन का शाब्दिक अर्थ होता है वह दूरी जो किसी व्यक्ति के अंगूठे और कनिष्क उंगली को फैलाए जाने से बनती है, जबकि नियंत्रण शब्द का मतलब आदेश, निर्देश या नियंत्रण करने वाले अधिकार या सत्ता से है। लोक प्रशासन में नियंत्रण के क्षेत्र का मतलब उन अधीनस्थ कर्मचारियों से है जिन पर एक अधिकारी कारगर ढंग से नियंत्रण रख सकता है। इसका मतलब यह भी है कि कोई अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देशित कर सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि नियंत्रण के क्षेत्र का मतलब मातहतों की उस संख्या या कार्य की उस इकाई से है जिन्हें एक प्रशासक निजी रूप से निर्देशित कर सकता है। दिमाग के शब्दों में किसी उद्यम में उसके प्रमुख अधिकारी और उसके मुख्य सह अधिकारियों के बीच सीधे और नियमित संचार संपर्क को नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। मनोविज्ञान में B.A. ग्रेकुनास ने सिद्धांत को ध्यान के क्षेत्र से जोड़ा है। नियंत्रण का क्षेत्र ध्यान के क्षेत्र पर निर्भर है। हम में से कोई भी व्यक्ति एक साथ एक खास संख्या से अधिक वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं दे सकता है। मनोविज्ञान ने ध्यान के क्षेत्र में कई प्रयोग किए हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सामान्य तौर पर एक व्यक्ति एक समय में एक खास संख्या से अधिक चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता है। क्योंकि लोक प्रशासन में नियंत्रण का क्षेत्र मनोविज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मानकर चला जाता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी जितनी
जितने व्यक्तियों को कारगर ढंग से नियंत्रित कर सकता है उतनी संख्या की एक सीमा होती है। यदि अधीनस्थों की संख्या उस सीमा से अधिक हुई तो वह संगठन को नुकसान करेगा। शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से मानव क्षमता की एक सीमा होती है। इसलिए यह व्यापक धारणा है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह असीमित संख्या में अधीनस्थों का निरीक्षण नहीं कर सकता। नियंत्रण के क्षेत्र की वास्तविक सीमा क्या है, इस बारे में लोक प्रशासन के रचनाकारों के विचार समान नहीं है। सर इयान हैमिल्टन ने यह सीमा 3 से 4 की नियत की है। लॉर्ड हाल्डेन और ग्राहम बालास की धारणा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी अपने 10 से 12 की देखरेख कर सकता है। उर्वी का कहना है कि उच्च व निचले स्तर के नियंत्रण के क्षेत्र के बीच अंतर होता है। उनके अनुसार उच्च स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी 6 या 7 से अधिक अधीनस्थों की देखरेख कर सकता है, जबकि नीचे के स्तर पर जहां का काम सरल और नियमित ढंग का होता है, 8 से 12 अधीनस्थों के काम का निरीक्षण किया जा सकता है। 1937 में वालास द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी मुख्य अधिकारी के नियंत्रण का क्षेत्र देश के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जापान में एक मुख्य अधिकारी के अधीन 13 विभाग होते हैं, कनाडा, जर्मनी और इटली में 14, फ्रांस में 17, रूस में 19 या 20, इंग्लैंड में 25, अमेरिका में 60 विभाग होते हैं। यद्यपि यह संख्या समान नहीं है, लेकिन कहीं भी प्रशासन अस्त व्यस्त नहीं हुआ। कुछ लेखकों के अनुसार अमेरिका के सरकारी संगठनों में नियंत्रण का क्षेत्र बड़ा होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, वहां के अनेक विभागों में इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं क्योंकि एम्पायर बिल्डिंग किस्म के विभाग के प्रधान यह चाहते हैं कि वे केवल मुख्य कार्यकारी या संचालक मंडल के प्रति जवाबदेह हैं। प्रत्येक दबाव समूह एक स्वतंत्र विभाग में अपने ढंग की प्रशासनिक गतिविधियां कायम करना चाहता है। हर कार्यकारी अधिकारी सोपान क्रम की सीढ़ियों से गुजरे बगैर सत्ता तक पहुंचना चाहता है। 1949 में हूवर आयोग ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नियंत्रण के विशाल क्षेत्र की आलोचना की। आयोग ने उन 65 विभागों या एजेंसियों, तंत्र विनियमित आयोगों को छोड़कर का उल्लेख किया था जो राष्ट्रपति के नियंत्रण के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन सभी लेखक आमतौर पर इस बात में सहमत हैं कि क्षेत्र जितना छोटा होगा, संपर्क उतना ही ज्यादा होगा और परिणाम स्वरूप नियंत्रण अधिक कारगर होगा। दूसरी ओर स्केलर हडसन का कहना है कि अत्यंत सीमित नियंत्रण के क्षेत्र में खतरे निहित हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रतिवेदनों के ब्यौरेवार निरीक्षण का परिणाम यह होगा कि अधीनस्थों को प्रेरित नहीं किया जा सकता है या उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाएगा। यह भी संभव है कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना हुआ होगा, समादेशों की जकड़न उतनी ही अधिक होगी। इसलिए विभिन्न लेखक यह मानते हैं कि नियंत्रण का क्षेत्र 3 से 15 के बीच होना चाहिए। यद्यपि लेखकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा देखरेख के लिए व्यक्तियों की आदर्श संख्या क्या हो सकती है, लेकिन वे किन कारणों से इनमें सफल नहीं हो पाए, इस बारे में हमें आगे विचार विमर्श करना पड़ेगा। नियंत्रण के क्षेत्र का महत्व क्या है बेसिकली? तो नियंत्रण के क्षेत्र की समस्या सोपान क्रम के सिद्धांतों का स्वाभाविक विस्तार है। जैसा कि हमने इससे पहले देखा है, सोपान क्रम वाले संगठनों में एक के बाद एक कई स्तर और श्रेणियां होती हैं। प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के ऊपर होती है। किसी संगठन में कितने स्तर होने चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस संगठन में निचले स्तर पर कर्मचारी कितने हैं जिनके निरीक्षण किया जाना है। प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी कितने अधीनस्थों का कारगर ढंग से निरीक्षण कर सकता है। इससे पता चलता है कि सोपान क्रम और नियंत्रण के क्षेत्र में निकट संबंध है। इसलिए किसी संगठन में एक वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान में रखकर सोपान क्रम में स्तरों या सीढ़ियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी से उसकी क्षमता से अधिक संख्या में कर्मचारियों के नियंत्रण की उम्मीद की जाएगी तो उससे कार्य में विलंब होगा और अकुशलता बढ़ेगी। किसी संगठन के कार्य की गुणवत्ता उसके कारगर नियंत्रण और निरीक्षण पर निर्भर करती है। कोई भी संगठन इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। यदि क्षेत्र व्यक्ति क्षमता से अधिक होगा तो संगठन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब है नियंत्रण का विस्तार निर्धारित करने वाले तत्व, फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो कोई अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर सकता है, इसके लिए लूथर गुलिक ने 4 तत्व बनाए। कौन कौन से? कार्य किस ढंग का है? यदि कार्य में समरूपता हो तो अधिक व्यक्तियों के कार्य का निरीक्षण अथवा नियंत्रण किया जा सकता है। एक प्रमुख इंजीनियर कई इंजीनियरों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर सकता है क्योंकि उसके कार्य तथा अधीनस्थ के कार्यों की प्रकृति एक ही समान है। यदि प्रमुख इंजीनियर को दूसरे प्रकार के कार्य के निरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा जाए तो उसे समय लगेगा और असुविधा होगी क्योंकि इस कार्य के लिए विशेष प्रकार की मानसिक संरचना की आवश्यकता होगी। कठिन तथा अधिक दायित्वपूर्ण कार्य की अपेक्षा सरल एवं नित्य प्रकृति के कार्य का नियंत्रण आसान होता है। तो कार्य। दूसरा समय से तात्पर्य संगठन कितना पुराना, स्थायी और जमा हुआ।
सुव्यवस्थित पुराने संगठन का नियंत्रण नए संगठनों की अपेक्षा अधिक सरल होता है, क्योंकि नए संगठन में परंपरा का अभाव होता है और नित्य प्रतिनित नई समस्याएं आती हैं। स्थान भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण का क्षेत्र छोटा रखना पड़ता है। इसके विपरीत यदि ये कर्मचारी एक ही भवन अथवा स्थान परिसर में हो तो नियंत्रण के क्षेत्र में विस्तार करना पड़ता है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व तो उच्च अधिकारी की क्षमता कॉम्पिटेंस तथा उसका व्यक्तित्व भी नियंत्रण क्षेत्र को प्रभावित करता है। कोई भी एनर्जेटिक और योग्य अधीक्षक अपेक्षाकृत कम क्षमतावान सहयोगी की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण रख सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नियंत्रण का विस्तार परिवर्तित होता रहता है और इस भिन्नता के रूप में उपयुक्त चारों तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः नियंत्रण विस्तार के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों पर सहमति पाई जाती है। समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में नियंत्रण क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है। योग्यतम व्यक्तियों में भी नियंत्रण और निरीक्षण करने की शक्ति सीमित और असीमित क्षमता कहीं नहीं पाई जाती है। तो योग्यतम व्यक्तियों में भी नियंत्रण और निरीक्षण करने की शक्ति सीमित होती है और असीमित क्षमता कहीं नहीं पाई जाती है। उत्तरदायित्व जितना बड़ा होगा, सक्रिय नियंत्रण का क्षेत्र उतना ही संकुचित होता है। उत्तरदायित्व जितना बड़ा होता है, सक्रिय नियंत्रण का क्षेत्र उतना ही संकुचित होता है। नियंत्रण विस्तार क्षेत्र निश्चित करने में बड़े विवेक से काम लेना चाहिए। सैकलर हडसन के अनुसार यदि नियंत्रण का क्षेत्र अत्यंत सीमित कर दिया जाए तो उसमें भी कई खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जितने भी प्रतिवेदन आएंगे उनका विस्तार से निरीक्षण किया जाएगा और अधीनस्थों को उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त छोटे नियंत्रण क्षेत्र का अर्थ होता है आज्ञा देने वालों की मात्रा बढ़ जाएगी। वास्तव में बहुत कठिन है कि नियंत्रण के क्षेत्र में एक आदर्श संख्या तय की जाए। न्यूमैन एवं समर ने नियंत्रण विस्तार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित घटकों या तत्वों का वर्णन किया है। तो यदि उच्चाधिकारी उच्च योग्यता संपन्न है तो अधीनस्थों की एक बड़ी संख्या पर नियंत्रण कर सकता है अथवा नियंत्रण का विस्तार संकुचित हो जाएगा। यदि उच्चाधिकारी स्थायी आदेशों निर्देशों का प्रयोग करते हैं तो उनका कार्यभार काफी हल्का हो जाता है और नियंत्रण विस्तार अधिक हो जाता है, क्योंकि अधीनस्थों को अपने उच्चाधिकारियों से बार बार निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विपरीत स्थिति में नियंत्रण का विस्तार संकुचित हो जाएगा। यदि अधीनस्थ प्रशिक्षित, अनुभवी एवं योग्यता संपन्न है तो वे अपने अधिकारियों की बिना अधिक सहायता लिए ही संतोषजनक ढंग से कार्य करते हैं और ऐसे अधीनस्थों की एक बड़ी संख्या पर भी सरलता से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। किंतु यदि अधीनस्थ अकुशल, अप्रशिक्षित एवं अनुभवहीन है तो नियंत्रण का विस्तार संकुचित हो जाएगा, अर्थात बहुत थोड़े से अधीनस्थों पर ही एक उच्चाधिकारी का नियंत्रण स्थापित करना असंभव हो सकेगा। यदि उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे तो नियंत्रण का विस्तार अधिक होगा। प्रायः देखा जाता है कि अधिकांश प्रबंधक तथा उच्चाधिकारी ग्राहकों से भेंट, बाह्य संपर्क आदि में अपना अधिकांश समय निकाल लेते हैं और पर्यवेक्षण के लिए उनके पास बहुत कम समय बचता है, जिसमें नियंत्रण का विस्तार संकुचित होता है। यदि अधीनस्थों द्वारा संपन्न होने वाला कार्य महत्वपूर्ण और जटिल प्रकृति का है तो नियंत्रण विस्तार संकुचित हो जाएगा, अर्थात कम अधीनस्थों की क्रियाओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। किंतु यदि कार्य समान, महत्व और सरल प्रकृति का है तो एक अधिकारी अधिक संख्या में अधीनस्थों की क्रियाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। यदि स्टाफ में आपसी सहयोग की भावना और उच्चाधिकारी को स्टाफ से सहयोग मिलता रहता है तो नियंत्रण विस्तार अधिक हो सकेगा। किंतु यदि उच्चाधिकारी को स्टाफ से सहयोग नहीं मिलता है तो कर्मचारी कार्य निष्पादन के मार्ग में कठिनाइयां पैदा करते हैं तो नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। संगठन में विकेंद्रीकरण की मात्रा के अनुसार नियंत्रण विस्तार संभव होता है। यदि विकेंद्रीकरण की मात्रा सीमित होगी और उच्चाधिकारी निर्णयन के मामलों में उलझे रहेंगे तो अधीनस्थों की कम संख्या पर नियंत्रण रखना संभव होगा। अब है ग्रेकुनाज का नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, ग्रेनुकाज स्पैन ऑफ कंट्रोल थ्योरी। ये महत्वपूर्ण है, पूरे चैप्टर में यही एक चीज महत्वपूर्ण है, बाकी तो अभी तक आपने समझा है कि क्या है कैसे। बी एस ग्रेकुनाज ने सन 1933 में एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था संगठन से संबंध। इस लेख में उन्होंने अधीनस्थ एवं उच्च अधिकारियों के संबंधों की समस्या पर विचार किया। उन्होंने एक गणितीय सूत्र विकसित करके यह प्रतिपादित किया कि जब अधीनस्थों की संख्या बढ़ जाती है तो गणितीय रूप से संबंधों की संख्या भी बढ़ जाती है। प्रोफेसर हेमन के अनुसार उनका अध्ययन अनुभव युक्त निरीक्षण पर आधारित नहीं है, किंतु शीर्ष पर प्रबंध के क्षेत्र में परिवर्तन करने से एक संगठन की क्या स्थिति होगी, इस बात का यह गणितीय प्रस्तुतिकरण है।
ग्रेकुनाज ने बताया कि उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के साथ कायम रखने में हमेशा यह बात मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि उसका न केवल प्रत्येक अधीनस्थ से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संबंध है, बल्कि उसके संबंध अधीनस्थों के विभिन्न समूहों एवं अधीनस्थों के पारस्परिक संबंधों से भी है। इन संबंधों की संख्या प्रबंधनाधीन समूह की संख्या के साथ साथ बदलती रहती है। ग्रेकुनाज ने मुख्यतः ऐसे 3 प्रकार के संबंधों का वर्णन किया है। ये हैं प्रत्यक्ष इकार्य संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध और है आड़े खड़े संबंध। प्रत्यक्ष इकार्य संबंध किसी सर्वोच्च अधिकारी तथा उसके तत्कालीन अधीनस्थों के साथ व्यक्तिगत एवं परोक्ष रूप से होते हैं। उदाहरण के लिए यदि का के 3 अधीनस्थ खा गा घा है तो यहाँ 3 प्रत्यक्ष संबंध बन जाएंगे। प्रत्यक्ष संबंधों का अर्थ है सर्वोच्च अधिकारी और अधीनस्थों के प्रत्येक प्रभावित समूह के मध्य संबंध। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो उक्त उदाहरण में प्रत्येक समूह संबंधों की संख्या 9 हो जाएगी। संभावित संबंधों के तीसरे समूह को ग्रेकुनाज ने आड़े खड़े संबंधों पर लाद दिया है। जब एक उच्च अधिकारी के विभिन्न अधीनस्थों को पारस्परिक संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार संबंधों का जन्म होता है। जब अधीनस्थों की संख्या बढ़ने के कारण सर्वोच्च अधिकारी के प्रत्यक्ष संबंध अनुपात अनुसार बढ़ जाते हैं तो समूह और आड़े खड़े संबंध अनुपात से भी बढ़ जाते हैं ग्रेकुनाज का सूत्र इस प्रकार है। तो ये कुछ सूत्र है, टेक्निकल सूत्र है, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि ग्रेनुकाज ने स्पैन ऑफ कंट्रोल थ्योरी दी है और इसको थोड़ा सा इसमें भाषा है उसको पढ़ लीजिएगा। यह सूत्र सभी संभव संबंधों की संख्या बता देती है। इसमें प्रबंधक की रुचि हो सकती है, हमें बिल्कुल रुचि नहीं है जानने में, केवल हमें थ्योरी समझना है बस। और जो उसमें ध्यान में रखनी चाहिए, जहाँ n का अर्थ है अधीनस्थों की संख्या और n को इस सूत्र में लगाने से सब प्रकार के संबंधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इस सूत्र के परिणामों को निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है। अधीनस्थों की विभिन्न संख्या से उत्पन्न संभावित संबंधों का योग। तो अधीनस्थों की संख्या 1 है तो संभावित संबंधों की कुल संख्या 1 होगी, 2 है तो 6 होगी, 3 है तो 18 होंगी, 4 है तो 44 होंगी, 5 है तो 100 होंगी, 6 है तो 222 होगी, 7 है तो 490 होगी, 8 है तो 1080 होगी, 9 है तो 2376 होगी, 10 है तो 5210 होगी। इस सूत्र के आधार पर हम देख सकते हैं कि अधीनस्थों की संख्या 4 होने पर संबंधों की कुल संख्या 44 हो जाती है। यदि एक और अधीनस्थ जोड़ दिया जाए तो नियंत्रण कार्य क्षेत्र 5 अधीनस्थों का हो जाएगा। सूत्र के अनुसार संभावित आड़े खड़े संबंधों का योग 100 हो जाएगा। इस प्रकार एक अधीनस्थ जुड़ जाने मात्र से संभावित संबंध रेखा गणितीय रूप से बढ़ जाते हैं। अधीनस्थों की संख्या 15% वृद्धि करने पर संबंधों का कुल योग 127% बढ़ जाएगा। यह वृद्धि अत्यंत चेतावनीपूर्ण है और प्रत्येक प्रबंधक को जो अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि कर रहा है इसका ध्यान रखना चाहिए। यह सूत्र हमको केवल संभावनाओं का दिग्दर्शन कराता है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जब एक उच्च अधिकारी को बहुत से अधीनस्थ प्रतिवेदन देंगे तो स्थिति कितनी जटिल बन जाएगी। वास्तविक व्यवहार में यह तालिका जिन संबंधों का वर्णन करती है वे साकार नहीं बन जाते। विलियम न्यूमैन का कथन है कि जब एक उद्यम आकार में बढ़ता है तो कर्मचारी एक दूसरे के साथ उन सभी संबंधों का उल्लेख करता है। यह सब जानते हुए भी उच्च अधिकारी अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि करते समय पर्याप्त विचार से काम लेता है। ग्रेकुनाज ने बताया है कि आड़े खड़े संबंधों द्वारा अधिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन जटिलताओं की मात्रा संगठन के कार्यों की वृद्धि के आधार पर बदलती रहती है। यदि किसी कार्य में अधीनस्थों को परस्पर कम संबंध रखने की आवश्यकता हो तो वहां जटिलता नहीं बढ़ेगी। इस दृष्टि से हैमिल्टन का कथन पूर्णतः सार्थक है कि समूह के सदस्य का उत्तरदायित्व जितना कम होगा समूह उतना ही बड़ा हो सकता है। एल ओर्बिक ने भी बताया है कि कोई भी सर्वोच्च अधिकारी परस्पर संबंधित कार्यों वाला 5 या 6 अधीनस्थों से अधिक कार्य को प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षित नहीं कर सकता है। सारांश, तो नियंत्रण सीमा का सिद्धांत प्रशासनिक संगठन के सामान्य मार्गदर्शक के रूप में एक अच्छा सिद्धांत है, किंतु इसे गणित का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि नियंत्रण सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है। नियंत्रण सीमा उपयुक्त 4 तत्वों पर निर्भर करती है जो हमने देखा था। कौन कौन से 4 कारक थे यहाँ पर हमने देखा था, किसने बताया था?
लूथर गुलिक ने बताया था। कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व। कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व। कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व। पिछले कुछ एक वर्षों में प्रशासन में स्वचालित उपकरणों के बढ़ते उपयोग के फलस्वरूप नियंत्रण की सीमा या नियंत्रण की सीमा आवश्यकता नियंत्रण सीमा की अवधारणा में परिवर्तन आ गया है। स्वचालित एवं यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग से संचार की सुगमता एवं वृद्धि हो गई है। इससे समय की बचत हुई है और दूरी भी कम हुई है। यांत्रिकीकरण से अभिलेखों के भंडारण, लेखा जोखा तैयार करने, सामान की सूची बनाने, तालिकाएं तैयार करने, क्रय विक्रय करने में सुगमता आई है। कैलकुलेटर एवं कंप्यूटर के प्रयोग ने प्रशासन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इन आविष्कारों के प्रयोग से उच्च अधिकारी अब अधिक संख्या में अधीनस्थों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण कर सकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक लोक प्रशासन अवसरवाद, बॉसिज्म में विश्वास नहीं करता है। आदेशक के स्थान पर अब विचार विमर्श को अपनाया जाता है। अधीनस्थ कर्मचारियों से परामर्श किया जाता है। संयुक्त बैठकें होती हैं। इस नवीन पद्धति ने अफसर मातहत के संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया है। मुख्य कार्यपालिका का कार्य अब नियंत्रण एवं आदेश न होकर समन्वय अधिक है। इन परिवर्तित परिस्थितियों में नियंत्रण सीमा के सिद्धांत का महत्व कम हुआ है। तो चलिए, हमारे यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।